अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बता रही थी कि रेगुलेटरी स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस की हम बात कर रहे थे, तो हम रेगुलेशन पढ़ने लगे हैं। तो इसके तीन मेन रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, एक फर्स्ट एक थर्ड वाला स्टेप, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट पे एटीपी यूज़ हुआ है, सेकंड पे एसिड, थर्ड पे एसीपी यूज़ हुआ है। इसके अलावा एक लास्ट स्टेप होता है जो पायरुवेट काइनेज रेगुलेट करता है, ठीक है ना। अब ये रेगुलेटरी स्टेप्स क्या होता है? रेगुलेटरी स्टेप्स क्या है कि एंजाइम्स कौन कौन करेगा हमारे पास रेगुलेट। उसके लिए सबसे पहले मैंने हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की तो मैंने आपको बता दी। ये जो हेक्सोकाइनेज है ना, ठीक है, ये जो हेक्सोकाइनेज है इसको कौन रेगुलेट करेगा? इसको रेगुलेट करेगा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको इनहिबिट कर देगा। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ना, इसको कौन इनहिबिट करेगा? इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर देगा। अब मैंने आपको बताया है कि दो तरह की रेगुलेशन होती है, एक होती है एलोस्टैटिक रेगुलेशन और एक होती है कोवेलेंट रेगुलेशन, ठीक है। एक होती है एलोस्टैटिक रेगुलेशन और एक होती है कोवेलेंट रेगुलेशन। कोवेलेंट रेगुलेशन ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से होती है। हार्मोन्स आएंगे, साइक्लिक एएमपी बनेगा, ठीक है, उस तरह साइक्लिक एएमपी बनेगा, काइनेजेस एक्टिवेट होंगी और वो जाके काइनेजेस है ना, ये हेक्सोकाइनेज एक काइनेज है, ग्लूकोकाइनेज एक काइनेज है, फ्रुक्टोकाइनेज एक काइनेज है और एंड पे भी काइनेज है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एंजाइम हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, हार्मोन्स आते हैं, वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू सिस्टम के थ्रू ना साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कर देते हैं। साइक्लिक एएमपी जाके काइनेसिस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देता है ऑन द कंडीशन, ठीक है। और दूसरी होती है एलोस्टैटिक मॉडिफिकेशंस, जो जीन लेवल पे मॉडिफिकेशन होती है ना, ठीक है। मतलब सिंपल वे में हम अगर बात करें तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन को कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन। लेकिन जो चेंजेस अगर जीन लेवल पे आ रहे हैं ना, जीन लेवल पे, तो उसको हम कहते हैं एलोस्टैटिक रेगुलेशंस। और ये जो एलोस्टैटिक रेगुलेशन है ना, ज़्यादातर एंड प्रोडक्ट्स वगैरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में जो पॉजिटिव इफेक्ट देता है, मतलब इन्हांस करता है, वो होते हैं इंड्यूसर्स, और जो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रेसर। लेकिन जो एलोस्टैटिक रेगुलेशन है ना, उसमें हम जो इन्हांस करते हैं ना, उनको हम उस चीज़ को हम एक्टिवेटर बोलते हैं, और जो कम करते हैं ना इफेक्ट को, उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। आपने अब याद रखना है कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, इंड्यूसर एंड रिप्रेसर। जबकि एलोस्टैटिक मॉडिफिकेशन है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं दो टर्म्स, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में इसके इंड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है ना, इसकी तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज की नहीं है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ना, इसको वैसे इसकी रेगुलेशन वैसे ही है, इंसुलिन और ग्लूकागोन से। इंसुलिन इसको इंड्यूस कर देगी, ठीक है, इंड्यूसर है इसका, और जो इसका रिप्रेसर है ना, वो ग्लूकागोन है। अब आप ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, हमने ग्लूकोज को करना है, कम करना है। तो इंसुलिन कैसे इसको करे? इंसुलिन ने क्या करना होता है? इंसुलिन ने ब्लड से हमने सेल में भेजनी है ना। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो ज़्यादा वो सेल में भेजेगी ग्लूकोज को, तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो इस तरह ये ग्लूकोकाइनेज को इंड्यूसर है इंसुलिन। ग्लूकागोन आएगा, ग्लूकागोन ने उससे रिवर्स काम करना होता है, उसने ब्लड में लेवल को बढ़ाना होता है। तो जब सेल में कम होगी तो ग्लाइकोलाइसिस कम होगी, ठीक है, ये बात समझने वाली है। इसके बाद हम एलोस्टैटिक मॉडिफिकेशंस की अगर बात कर लें, एलोस्टैटिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो ग्लूकोकाइनेज की एलोस्टैटिक मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, वो इसको जाके इनहिबिट कर देता है। और हेक्सोकाइनेज की एलोस्टैटिक रेगुलेशन क्या है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये इसको जाके इनहिबिट कर देता है। फर्स्ट रेगुलेटरी स्टेप हो गया। थर्ड रेगुलेटरी मतलब थर्ड स्टेप और सेकंड रेगुलेटरी स्टेप, वो क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तो इसके लिए अच्छा, तो इसको मैंने आपको बता दिया ना, दो अलग अलग एंजाइम चाहिए होते हैं रिवर्सल के लिए। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ना, इसकी रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगी, इसकी जो होती है वो मैं आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में बता चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ही होगी ना रिवर्सल इसका। ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सल क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
अच्छा, अब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की रेगुलेशन हम देखते हैं। इसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, वो मैं आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस की वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। एक होता है फ्रुक्टोज इसमें जो यूज़ होता है ना, ये जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है, ठीक है। इसकी बात करें तो एक्टिविटी की बात करें तो फीडिंग फेड स्टेट में ना इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, क्योंकि हमने चीज़ हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, हमने उसको तोड़ना है, ठीक है। इसकी भी जो ये सिंपल सी बात है। ग्लाइकोलिसिस है ना, जो उसमें हमने एक्टिविटी की बात करनी है ना, तो फैट स्टेट में एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन जो फास्टिंग और डायबिटिक स्टेट होती है ना, उसमें एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है सारे एंजाइम्स पे। तीनों जो रेगुलेटरी एंजाइम्स है ना ग्लाइकोलिसिस की, उस पर अप्लाई होती है बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन की। तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी इसकी वैसे ही है बिल्कुल। कोवलेंट मॉडिफिकेशन और एक्टिविटी सेम है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन इसको आके इंड्यूस कर देगी और रिप्रेसर इसका कौन सा है, ग्लूकागोन, ठीक है। अब एलोस्टेटिक मॉडिफिकेशन है, जो याद रखने वाली चीज़ है, वो कौन सी है। अब ये इसकी जो एलोस्टेटिक रेगुलेशन है ना, इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज काइनेज की, अब क्या है, ये जो हम ग्लाइकोलिसिस में क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादातर हम क्यों कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए ना, इसलिए कर रहे हैं ना, नेट एनर्जी ही मिलती है, यूज़ होती है लेकिन उससे ज़्यादा हमें मिल भी जाती है, मिलने वाली ज़्यादा होती है। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो एटीपी है, अगर बॉडी में एटीपी का पहले हम देख लेते हैं एक्टिवेटर्स की। एलोस्टेटिक रेगुलेशन की बात करें तो एक्टिवेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर बॉडी में उसका लेवल कम है, एनर्जी का लेवल कम है, तो तभी हमें ग्लाइकोलाइसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए 5 प्राइम एएमपी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट पहला कॉन्सेप्ट है मैंने आपको 5 प्राइम एएमपी, ठीक है। 5 प्राइम एएमपी, एएमपी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में। अब ये जो 5 प्राइम एएमपी है, ये कब बनता है, ठीक है। 5 प्राइम एएमपी कब बनता है, जब ये एडीपी है ना बॉडी में अकमुलेट होने लग जाता है, तो हमारे पास बनता है 5, वो कन्वर्ट होने लग जाता है 5 प्राइम एएमपी में। इसका मतलब वही है कि बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हमें ग्लाइकोलिसिस करानी है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। दूसरी इसकी बात करते हैं, दूसरा इसके जो बात करते हैं हम, क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये इसका जो सबस्ट्रेट है, ये जाके इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। पहला एक्टिवेटर क्या था, 5 प्राइम एएमपी, दूसरा एक्टिवेटर क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आएगा और इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तीसरा एक्टिवेटर की हम बात करें तो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। 1,6 बिस फॉस्फेट की बात नहीं कर रही, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और 2,6 बिसफॉस्फेट की मैं आपको ना ग्लूकोनेजेंसिस में बता चुकी हूँ, और ये कैसे करता है उसमें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। बस आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि 3 चीज़ें इसको क्या कर रही हैं। इसके अलावा चौथा, इनऑर्गेनिक अगर फॉस्फेट है ना, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तब भी ये इसको इंड्यूस कर रही है। तो सबसे 4 इसके हैं, 5 प्राइम एएमपी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो उसका अपना सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो तीसरा इसका है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, याद रखें ये 1,6 है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज बनता कब है, अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की जगह फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम एक्ट करे ना, तो ये जो फॉस्फोरिलेशन है ना 1 की बजाय 2nd पे हो जाती है, तो उसकी वजह से बनता है। कंफ्यूज नहीं करना, 4 मेजर थिंग्स हैं। एक्टिवेटर जो 5 प्राइम एएमपी है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वही वाला है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा रेगुलेट, इसके ये तो हो गए इसके इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स हो गए इसके जो सॉरी इसके एक्टिवेटर्स हो गए। इनहिबिटर्स इसके क्या है, इसके इनहिबिटर्स क्या हैं, इसके इनहिबिटर्स क्या हैं कि सिट्रेटिस को इनहिबिट कर देता है एक तो। इसके अलावा एटीपी, हमें एनर्जी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा, तो फिर तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करना है ना, तो एटीपी इसको कर देता है इनहिबिट। तीसरे नंबर पे ग्लूकागोन इसको कर देता है इनहिबिट, ठीक है। अब अपने याद रखना है कि जो ग्लूकागोन है ना, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का इनहिबिटर भी है, ठीक है, और रिप्रेसर भी है,
रिप्रेसर और इनहिबिटर में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बता दिया, रिप्रेसर भी है और इनहिबिटर भी है, ठीक है। तो एंड वाला स्टेप जो रेगुलेटरी है वो कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज जो है उसकी वही एक्टिविटी फैट स्टेट में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और फास्टिंग और डायबिटिक स्टेट में ना कम हो जाएगी। कोवलेंट मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसके इंड्यूसर्स इसका इंड्यूसर एक तो इंसुलिन है, वो तो पता ही है, और रिप्रेसर इसका ग्लूकागोन है। अब इसका जो इंड्यूसर है उसको उसके लिए ना इसको इंड्यूस इंसुलिन के साथ साथ ना फ्रुक्टोज भी इसको इंसुलिन करता है। ये याद रखनी है अपने बात की, पायरुवेट काइनेज है ना इसको फ्रुक्टोज भी क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूसर है फ्रुक्टोज और इंसुलिन, और इसके रिप्रेसर है ग्लूकागोन। इसकी एलोस्टेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर लें तो इसकी जो एलोस्टेटिक मॉडिफिकेशन में उसमें हम एक्टिवेटर और इनहिबिटर की बात करते हैं, तो इसके एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट यहाँ बना था ना, ये यहाँ पे बना था, इसने आना है और इस फ्रुक्टोज पायरुवेट काइनेज को कर देना है एक्टिवेट, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट ने इसको एक्टिवेट कर देना है, और दूसरा एक्टिवेटर इसका इंसुलिन ही है। मैंने आपको जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज बताया तो इसको मैंने आपको बताया कि आपको इसके लिए बात याद रखनी है कि जो ग्लूकागोन है ना इसका इनहिबिटर भी है और इसका इनहिबिटर भी है और इसका रिप्रेसर भी है। लेकिन जो अब ये इसके लिए बात उल्टी याद रखनी है कि पायरुवेट काइनेज के लिए इंसुलिन है ना जो उसका एक्टिवेटर भी है और उसका इंड्यूसर भी है, ठीक है, याद रखनी है, इंड्यूसर भी है और एक्टिवेटर भी है। इसके बाद हम इसके इनहिबिटर की बात कर लेते हैं। इनहिबिटर की बात कर लेते हैं तो एटीपी, वही एटीपी अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास एटीपी इसको इनहिबिट कर देगी, ठीक है। एटीपी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा तो वो इसको इनहिबिट कर देगी, ठीक है। दूसरा इस ग्लूकागोन भी इसको इनहिबिट कर देता है। इसके लिए मैंने आपको एक ही बात कहा था फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के ग्लूकागोन इसका इंड्यूसर भी है और इसका इनहिबिटर भी है और इसका रिप्रेसर भी है। लेकिन जो पायरुवेट काइनेज है ना इसके लिए दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन इसके लिए दोनों है, इंसुलिन इंड्यूसर भी है और इसका एक्टिवेटर भी है, इसी तरह ग्लूकागोन इसका रिप्रेसर भी है और इसका इनहिबिटर भी है। कंफ्यूज नहीं होना, एलोस्टेटिक मॉडिफिकेशन बता रही हूँ, उसमें एक्टिवेटर और इनहिबिटर की बात करनी है। एक्टिवेटर इसके कौन कौन से हैं, फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट इसको आके एक्टिवेट कर देता है, इसके अलावा इंसुलिन इसको एक्टिवेट कर देता है। इनहिबिटर्स की बात कर लें तो एक तो एटीपी इसको कर देता है इनहिबिट, दूसरा मैंने आपको ग्लूकागोन बताया। इसके अलावा एक और हार्मोन याद रखना है आपने, नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन भी इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नोरेपिनेफ्रिन भी इसको इनहिबिट कर देता है। कौन करता है इसको इनहिबिट, नोरेपिनेफ्रिन। इसके अलावा एक हमारे पास अमीनो एसिड होता है एलानिन, वो भी इसको इनहिबिट कर देता है। तो इसके इनहिबिटर्स 4 हुए, कौन कौन से, एटीपी, ग्लूकागोन, एलानिन और नोरेपिनेफ्रिन।